अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अल्सा मेडिकोस। अब हम आपकी फार्मा कंप्लीट करेंगे ओस्पी की ब्लॉकेट, जिसके अराउंड अबाउट 3 स्टेशंस हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आपका प्रैक्टिकल है जी एसिटाइलकोलिन और जेलामीन का आप लोग एंटागनिज्म बताएं रेक्टस मसल के ऊपर फ्रॉक के। ठीक है जी। सबसे पहले हमने फ्रॉक को बेहोश करना है, डाइसेक्ट करना है उसको, उसके अंदर से रेक्टस मसल निकाल देना है। उस रेक्टस मसल को हमने टिशू बात के अंदर डिप कर देना है। ठीक है जी। और टिशू को बात को हमने बिल्कुल कॉन्स्टेंट लेना है, ये नहीं कि कभी हम उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, नेवर। ठीक है जी। आगे हम क्या करेंगे कि उसको जो रेक्टस मसल है उसको थ्रेड के साथ बांध देंगे, किसके साथ, 1 ग्राम वेट के साथ। ठीक है जी। लिवर के साथ उसको अटैच करेंगे इस तरह से कि जब वॉश करना हो तो हम उसको खींचे, ये ऊपर आए रेक्टस मसल, और इसको हम वॉश कर लें इजीली। ठीक है जी। और मसल जो है ना वो स्ट्रेच रहे। ठीक है जी। आगे आ गया, हाँ, रिंगर टिश्यू बात के अंदर हमने रिंगर डालना है। ठीक है जी। और वो रिंगर जो है ना बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है जी। 1 ग्राम वेट हमने अटैच कर दिया लिवर के साथ। अब हमने करना क्या, उस टिश्यू बात के अंदर आप लोगों ने 0.5 cc एसिटाइलकोलिन डाल देना है। ठीक है जी। और बिल्कुल जो है ना वो आपने 30 सेकंड्स के लिए वेट करना है। 30 सेकंड्स में आपने जो है ना वो देखना है कायमोग्राफ के ऊपर कितनी कॉन्ट्रैक्शन की है एसिटाइलकोलिन की वजह से, कितनी हुई है। ठीक है जी। उसके बाद बंद कर देना है इसको, कायमोग्राफ को, और इसको वॉश कर लेना अपने अपने रेक्टस मसल को। ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों ने वहाँ पे क्या डालना है, आप लोगों ने वहाँ पे ये जेलामीन जो है ये डालना है। ठीक है। वॉश 2 दफ़ा हमने करना है। ठीक है जी। 0.5 cc दोबारा आप लोग जेलामीन डालें और फिर 1 मिनट के लिए वेट करना है। क्यों, एग्जामिनर पूछेगा, क्योंकि वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जाके जेलामीन बाइंड कर दे। दरअसल एसिटाइलकोलिन जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और जो जेलामीन है वो मसल रिलैक्सेशन करवाता है। ठीक है जी। साथ ही हमने जो है ना इसको फिर जैसे ही 1 मिनट में इसने कॉन्ट्रैक्शन शो कर दी, ठीक है, अब इसको वॉश नहीं करना। अब हमने दोबारा एसिटाइलकोलिन ऐसे ही इसके अंदर डाल देना है, ताकि अब देखा जाए कि अब जब हमने ये भी दिया है कॉन्ट्रैक्शन, एसिटाइलकोलिन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन कितनी हुई है। जब हमने जेलामीन दिया 1 मिनट के बाद, वहाँ पे कितनी हुई है कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद जब जेलामीन के साथ ही हमने एसिटाइलकोलिन दोनों डाल दिए तब कितनी कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज़ हुई है। ठीक है जी। हम हाइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन से बता सकते हैं कि जी रिजल्ट किसका ज़्यादा है किसका कम। ठीक है जी। अब इसका फार्मूला है Z/X/100। ये क्या है जी, एसिटाइलकोलिन की वजह से जितनी कॉन्ट्रैक्शन हुई है, लेट से 4 हुई है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और जो जेलामीन आपने दिया तो समझे कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो बिल्कुल आ गई 1.5 पे। ठीक है जी। फिर डिक्रीज़ इन द हाइट ऑफ कंट्रैक्शन मतलब कितनी कम हुई है, जब हमने जो है उसके बाद दे दिया, जब एसिटाइलकोलिन को भी ऐड कर दिया, हम इन दोनों को माइनस कर देना, जितनी पहले हुई थी और जितनी जेलामीन में से हुई थी। 4 में से 1.5 माइनस करें तो जो आ गया उसको आपने ऊपर रखना है, नीचे 4 को ही रखना है कि जितनी कॉन्ट्रैक्शन एसिटाइलकोलिन ने कराई थी, और 100 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी। ये ख़त्म हो गया आप लोगों का। हाँ, अगला आप लोगों का है एलो एट्राक्यूरियम का इफेक्ट बताएं फ्रॉग के रेक्टस मसल में। सेम वही प्रोसीजर है, वैसे ही करेंगे। पित्त फ्रॉग डायसेक्ट करेंगे, उसको लिवर से बांधेंगे। ठीक है जी। अब इसमें आपने एट्राक्यूरियम क्या करता है, मसल रिलैक्सेंट करता है। ठीक है जी। वही रिंगर डालेंगे 1 ग्राम वेट के साथ। एसिटाइलकोलिन सबसे पहले आपने डालना है उसके अंदर। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन नोट कर ली। ठीक है जी। फिर वॉश कर लिया दोबारा। अब हमने जेलामीन जैसे डाला था दोबारा हमने एसिटाइलकोलिन ही डालना है। फिर दोबारा देख ली हमने उसकी। ठीक है जी। फिर वॉश किए बगैर आपने जो है ना वो एट्राक्यूरियम डाल देना है, एट्राक्यूरियम, और फिर हमने 1 से 2 मिनट वेट करना है। ठीक है जी। और फिर आपने थोड़ा वेट करना है और फिर एसिटाइलकोलिन, लाइक एक दफ़ा एट्राक्यूरियम, उससे पहले भी एसिटाइलकोलिन दे दिया, उसके बाद में भी एसिटाइलकोलिन दे दिया और कॉन्ट्रैक्शन रिपीट कर दिए। ठीक है जी। इसके बाद आपने बार बार बढ़ाने चाहता है एट्राक्यूरियम को, कभी 1 दिया था, बाद में 20, 10, 20, ऐसे से जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी मसल कॉन्ट्रैक्शन कम होती जाएगी। एसिटाइलकोलिन और लोन ने जो अकेले ने क्या करना था, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन एट्राक्यूरियम के साथ देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी। ठीक है जी। वॉशिंग के बगैर अगर हम देंगे ना कुछ वही वाली डोज, तो फिर हम कंट्रैक्शन देखेंगे, लेकिन दोबारा हम कंट्रैक्शन देखते जाएंगे एट्राक्यूरियम को बढ़ा बढ़ा के। ठीक है जनाब। ख़त्म हो गया। जब देखो ना एट्राक्यूरियम जितनी ज़्यादा होगी उतनी ब्लॉकेज कर देगी। वैसे तो एसिटाइलकोलिन है कॉन्ट्रैक्शन करने थी, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगी। जो आप डोज बढ़ाते जाओगे एट्राक्यूरियम की तो ब्लॉकेज ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है जी। अब आपकी डोसेस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले टीबी में आप कौन सी दवाई देते हैं, मैंने आपको फार्मा में पे पढ़ाया था, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन, कभी भी नहीं भूलनी है। ठीक है जी। इसके साथ जो है ना वो पायराजिनामाइड और इथैम्ब्यूटोल, ये सारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं टीबी में जो देते हैं। सबसे पहले तो याद रखना रिफाम्पिसिन, इसको आपने 450 मिलीग्राम इसकी कंसनट्रेशन लाजमी याद रखनी है, वहाँ पे लिखते हुए भी ऑस्पी में आप लोगों ने। ठीक है जी। आइसोनियाजिड 100 बिल्कुल छोटा सा, पायराजिनामाइड एक बड़ा लफ्ज़ है तो इसको 500 मिलीग्राम देना है। ठीक है जी। और जो इथैम्ब्यूटोल है उसको भी 400। ठीक है जी। रिफाम्पिसिन को आपने किस तरह देना है, अब ये जो टीबी है ना ये कोई 1 महीने में ठीक नहीं हो जाता, लेकिन बुखार हुआ 2 दिन में ठीक हो गया, 4 दिन में ठीक हुआ। टीबी एक लॉन्ग ड्यूरेशन की बीमारी है। ठीक है जी। 6 माह के लिए आपने कहना है रिफाम्पिसिन लें 6 माह के लिए। एक गोली नाश्ते से पहले लेनी है, बाकी चंद गोलियां जो खाना जो आगे मैं बताऊंगी आइसोनियाजिड वगैरह वो दिन टाइम लेनी है। ठीक है जी। नाश्ते से पहले हमेशा रिफाम्पिसिन की 1 कैप्सूल लेते हैं।
ठीक है जी। बाकी आइसोनियाजिड 6 माह के लिए ही देना है, लेकिन ये जो छोटे छोटे पायराजिनामाइड और इथैम्ब्यूटोल है इनको हम 2 मंथ्स के लिए देंगे, बाद में फिर हम इनको निकाल देंगे अंदर से। ठीक है जी। 3 टैबलेट्स जो है ना वो मॉर्निंग में खानी है आपने आइसोनियाजिड की, जितना ये 100 मिलीग्राम कम है ना उतनी आपने इसकी 3 दफ़ा देना है। बाकी पायराजिनामाइड और ये जो इथैम्ब्यूटोल है इनकी जो 3 मेडिसिन देनी है उनको भी मॉर्निंग में, लेकिन 2 हफ्तों के लिए, 2 महीनों के लिए देनी है। 6 महीनों के लिए नाश्ते से पहले आपने सिर्फ वही देनी है रिफाम्पिसिन। बाकी दिन के लिए आपने ना जो है वो 3 दफ़ा यूज़ करनी है। ठीक है जी। 3 टैबलेट्स, सॉरी 3 टैबलेट्स जो है ना दिन के टाइम बस खानी है एक ही दफ़ा। ओके जी, डन जी। आगे आ गया ये 50 केजीज़ का अगर बच्चा या बच्ची है इतना ही, अगर तो देखें 450 मिलीग्राम, जितना 50 से वेट ज़्यादा हो जाएगा ना बस रिफाम्पिसिन को आपने 600 मिलीग्राम कर देना, जहाँ पे वो थी ना 450 उसको 600 कर दें। बाकी पायराजिनामाइड जो बड़ा वर्ड था 500 और जो इथैम्ब्यूटोल थे 400, बाकी आइसोनियाजिड छोटू सा 100 ग्राम वो सेम वैसे ही रहने देना है। ठीक है जी। और बस जितना वेट ज़्यादा होगा 50 से ज़्यादा बस रिफाम्पिसिन उसको ना 600 मिलीग्राम देनी है। ठीक है जी। बाकी 6 माह के लिए बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है, जितना 60 केजीज़ तक चला जाएगा या 60 केजी से ज़्यादा पेशेंट चला जाएगा एज में, तो उसको जो 3.5 गोलियाँ देनी है इथैम्ब्यूटोल की टैबलेट्स, और दिन में खाने के लिए एक ही दफ़ा। ठीक है जी। और इसकी पायराजिनामाइड की। ठीक है जी। और एक और याद रखें इसके साथ आपने ना ये पायराडॉक्सिन भी लेना होता है, ये नहीं भूलना। ठीक है जी। डेली जो है ना 6 माह के लिए साथ पायराडॉक्सिन भी लिया करें, विटामिन B6। ठीक है जी। आगे देखें, आगे आप लोगों का अगर 60 से ज़्यादा सेम वही है यार, 50 से कम है तो 450 रिफाम्पिसिन देना, अगर 50 से आगे 60 तक है तो 600 मिलीग्राम कर दें। और जो इथैम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड है इनकी 4 टैबलेट्स कर लो, पहले 3 थी फिर उसको 3.5 करो, 60 केजीज़ तक है, 60 केजी से ज़्यादा का वेट है पेशेंट का तो 4 गोलियाँ दे दो जी। ठीक है, 2 माह के लिए देनी है। ठीक है जी। अब अगर टीबी की वजह से इसको लाइट लें और इसको समझने की कोशिश करें। टीबी की वजह से मेनिंजाइटिस हो जाता है और हार्ट प्रॉब्लम और पेरिकार्डाइटिस हो जाता है और ब्रेन प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपने क्या करना है, सेम आपने यही करना है जो आप पहले करते, बस इसमें आपने ना ऐड कर देना है प्रेडनिसोलोन को, एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देना है 5 mg का। ठीक है जी। वो कैसे देना है कि आपने ना 3 से 4 हफ्तों के लिए क्या करना है, या 4 से 8 वीक के 2 महीने के लिए ना आपने करना है कि 4 टैबलेट्स दिन में 3 दफ़ा, TID मतलब थ्राइस इन अ डे, दिन में 3 बार जो है ना वो 4 टैबलेट्स आपने लेनी है प्रेडनिसोलोन, अगर साथ में मेनिंजाइटिस भी है और पेरिकार्डाइटिस भी है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है जी। बेसिली डिसेंट्री हो जाए तो आप लोग क्या पेशेंट को लिख के देखें, आपने 8500 से याद रखना है। मैंने तो अपने टाइम में 8500 से याद किया था। एमोक्सिसिलिन हो गया, सॉरी एम्पीसिलिन हो गया। ठीक है, आपने नहीं ये गलती करनी। 8500 एम्पीसिलिन हो गया और टी से टेट्रासाइक्लिन हो गया 500 मिलीग्राम, ये दोनों मतलब 8500 देनी है। कब देनी है, अब आप लोगों को पता है बेसिली डिसेंट्री हुई हो या इंटेस्टाइन का 7 दिन के लिए जो है ना 6 घंटे बाद ये कैप्सूल खाते रहो, एक ही कैप्सूल खाना है। 8500 एक ही खाना है, लेकिन हर 6 घंटे बाद खाना है 7 दिन के लिए। ठीक है जी। अच्छा, आपने देखा होगा घर में अक्सर किसी ना किसी को नमूनिया हुआ होता है तो देखते हैं कि उसको ना वो ड्रिप लगी होती है, आईवी लाइन लगी होती है, क्यों, और हर 8 घंटे बाद वो जा रही होती हैं, या कोई डॉक्टर आके बार बार उन्हें लगा रहा होता है, सिप्रोक्सिन लगा रहा होता है। ठीक है जी, ये याद रखना है, 1 ग्राम सिप्रोक्सिन हर 8 घंटे बाद लग रहा है। अगर बॉडी रेजिस्टेंट है या वो नई सिप्रोक्सिन दे रहे हम या अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे कि उसकी जगह जेंटामिसिन दे दें वही 8 घंटे बाद, लेकिन 7 सिप्रोक्सिन की टैबलेट दे दें दिन में 2 बार। ठीक है जी, 7 दिन के लिए। ठीक है जनाब। सिप्रोक्सिन 500 मतलब इंजेक्शन लगाए तो 1 ग्राम, लेकिन फिर कम कर दो, अगर दवाई में देना उसको कैप्सूल देना तो 500 mg कर दो जेंटामिसिन के साथ। ठीक है जी। आगे आप लोगों का प्रैक्टिकल आ गया। हाँ, टाइफाइड फीवर, अब इतना याद, सबसे पहले ड्यूरेशन याद रखना है। टाइफाइड फीवर जब वो टाइफाइड किसी बंदे को होता है तो हमें पता है कि वो 14 दिन तक के लिए होता है, मतलब 14 दिन के लिए उसको देना है, 2 हफ्तों के लिए। फिर टाइफाइड इतनी जल्दी भी नहीं जाता है। ठीक है जी। क्या देंगे, या तो उसको एमोक्सिसिलिन दे दें या तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे दें, ये नहीं भूलना। टाइफाइड में कौन सी दवाई देते हैं, एमोक्सिसिलिन या ये वाली सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है जी। दोनों 500 ही देनी है। ठीक है जी। लेकिन ये है कि एमोक्सिसिलिन जब आपने देनी है ना तो हर 6 घंटे बाद 2 कैप्सूल खाते रहना है। लेकिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन अगर आपने देनी है ना तो फिर आपने ये है कि दिन में 2 बार एक ही टैबलेट खा लो तो फिर भी ठीक हो जाएगा। सिप्रोफ्लॉक्सासिन थोड़ी हैवी है, BD मतलब ट्वाइस अ डे। ठीक है जी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। बाकी अगर 6 घंटे बाद 2 टैबलेट खानी है, अच्छा लगता है तो वो, अगर नहीं तो फिर दिन में 2 बार सिप्रोफ्लॉक्सासिन खा लो। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। सेफ्ट्राज़ोन ज़्यादा अगर आपने जल्दी ठीक होना है 4 दिन के अंदर, हालांकि बाकी 14 दिन के लिए टाइफाइड फीवर ठीक हो, 4 दिन के अंदर डेली जो है ना वो 4 ग्राम आइवोलाइन लगा लो, 4 ग्राम का बड़ा सारा आइवोलाइन लगाओ सेफ्ट्राज़ोन का।
4 ग्राम का, ठीक है जी। हाँ तो डन हो गया। इसमें हमने टाइफाइड में अमोक्सिसिलिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन 2 देते हैं इसमें, या तो वो हर 6 घंटे बाद 2 खा लो, या सारे दिन में 2 खा रहो आराम से, ठीक है जी। नहीं तो टीका लगवा लो सेफ्ट्राइजोन का, सुकून से 4 दिन के लिए ठीक हो जाओगे, और बिल्कुल 4 ग्राम का लगा लो, ठीक है जी। एमीबिएसिस जब भी लफज आ जाना है ना, तो यार जो नॉर्मल घर में दवाइयाँ नहीं भूलनी, क्या फ्लैजेल और साथ में एंटामिजोल। फ्लैजेल अब हम कितनी देंगे, 400 मिलीग्राम अक्सर होती है, ठीक है जी। और एंटामिजोल भी। अच्छा फ्लैजल आप लोगों ने खुद भी सुना होगा, एमईबीएस में 5 दिन के लिए देनी है। फ्लैजल हम 2 टैबलेट देते हैं, ठीक है जी। पीओ मतलब ओरल, और 3 टीआईडी मतलब थ्राइस इन अ डे, ठीक है जी। फ्लैजल की 2 गोलियां दिन में 3 दफ़ा देते रहना है, ठीक है जी, एमईबीएस में। और अगर एंटामिजोल देनी है तो 1 टैबलेट दिन में 3 बार दे दो, ठीक है जी। फ्लैजल देनी है तो दिन में 3 दफ़ा 2 दे दो। एंटामिजोल अगर आपने यूज़ करनी है तो दिन में 3 दफ़ा देनी है और एक गोली देनी है, ठीक है जी। अच्छा एमीबिएसिस की वजह से डिसेंट्री इंटेस्टाइन का मसला हो जाए तो क्या याद रखना है कि सेम वही मेट्रोनिडाजोल दे दो 500 एम 400 सॉरी एम जी, ठीक है जी। और 10 दिन के लिए, अब जो एमीबिएसिस 5 दिन के लिए नॉर्मली था, अगर उसने डिसेंट्री कॉज करवा दिया या हिपैटिक कॉज करा दिया तो 10 दिन के लिए देना, ठीक है जी। मेट्रोनिडाजोल जो है वो 1 टैबलेट हमने तराई साढ़े दिन में 3 दफ़ा, ये मेट्रोनिडाजोल ले लो हमेशा, ये जो मेट्रोनिडाजोल दिन में 3 दफ़ा, फ्लैजल भी दिन में 3 दफ़ा, ठीक है जी। और यहाँ तो डायलॉक्सानाइड फ्यूरेट, ये भी मैंने जब आपको फार्मा पढ़ाई थी तब आपको बढ़ाया था जी, ठीक है जी। एंटी पैरासिटिक ड्रग, ठीक है जी। और ये ल्यूमन पे काम करती है उसके पैरासाइट के, ठीक है जी। 10 दिन के लिए, ठीक है जी। और अगर हिपैटिक एमआईबीएसिस, अगर ये लिवर भी साथ इन्वॉल्व है, बस आपने इसकी डोज बढ़ा देनी है। मेट्रोनिडाजोल नॉर्मली 400 मिलीग्राम दे रहे थे, हिपैटिक कर दिया तो आप उसको 750 मिलीग्राम देंगे, वही 10 दिन के लिए। जहाँ पे मेट्रोनिडाजोल फ्लैजल आ जाए दिन में 3 दफ़ा, TDS उधर लिख के आना है, और एक टैबलेट, अगर फ्लैजल आ जाए तो 2 टैबलेट दिन में 3 दफ़ा, ठीक है जी। हाँ जी तो डन हो गया। डायलॉक्सिन फ्यूरेट भी इसी तरह 1 टैबलेट दिन में 3 दफ़ा, हमें ख़त्म आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आ गया मलेरिया के लिए। अच्छा नॉन फेल्सीपैरम अगर मलेरिया है तो हम देते हैं क्लोरोक्वीन, ठीक है जी। क्लोरोक्वीन देते हैं 150 मिलीग्राम। लेकिन अगर फेल्सीपैरम मलेरिया की वजह से हुआ ना, फेल्सीपैरम मलेरिया, तो क्या देंगे आप, क्विनीन देंगे। क्लोरोक्विनीन तब नहीं देंगे। नॉन फेल्सीपैरम के लिए आपने क्लोरोक्विनीन देना है, और फेल्सीपैरम के लिए क्विनीन देना है 300 mg, और साथ डॉक्सीसाइक्लिन ऐड कर देना 100 mg। हाँ जी बिल्कुल यही है, ठीक है जी। अब अगर नॉन फेल्सीपैरम मलेरिया हो गया है तो आप लोगों ने क्या, स्टैट मतलब उसी टाइम 4 गोलियाँ उसी टाइम क्लोरोक्विनीन की दे देनी है, ठीक है जी। और फिर 6 घंटे बाद 2 उसी टाइम 4 गोलियाँ खा लो, और जो 6 घंटे बाद जो है ना 2 टैबलेट्स आपने लिख देनी है उसको। और बाद में जो है ना BID मतलब दिन में 2 दफ़ा, ठीक है जी। 1 टैबलेट जो है ना बाद में 2 से 5 दिन में खाते रहो 1 टैबलेट, ठीक है जी। आगे मलेरिया के लिए जो आगे फेल्सीपैरम में क्विनीन आ जाती है, उसको आपने सिंपल पीओ होता है नॉर्मल या ओरल फॉर्म में जो हम लेते हैं मुंह के ज़रिए, ठीक है जी। 2 टैबलेट्स आपने लेनी है 3 दिन के लिए, दिन में 3 बार, ठीक है जी। साथ डॉक्सीसाइक्लिन ऐड कर लो 100 इसके साथ ही, डॉक्सीसाइक्लिन की 1 टैबलेट और क्विनीन सल्फेट की 2 टैबलेट्स, ठीक है जी। और ये डॉक्सीसाइक्लिन आपने बाद में भी लेता रहना है 7 दिन के लिए, ठीक है जी। और ये इसके अल्टरनेटिव हैं, जो आपको अच्छा लगता है उसमें से एक आप कर लें, या आर्टीमेथन ले लें, आर्टीमेथन्स का कैप्सूल ले लें और साथ उसका इंजेक्शन लगा लें। 3 टैबलेट स्टेट वगैरह लिख, अगर आपने करना है तो कर लें, ठीक है जी। आगे सेरिब्रल मलेरिया हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, एक कर लें इनमें से, ठीक है जी। इंजेक्शन आर्टीमेथन्स का इंजेक्शन लगा लो उसी टाइम जो IM स्टैट 2 दफ़ा, उसी टाइम जो है ना इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा लो आर्टीमेथन्स का 2 बार, ठीक है जी। और उसके 2 इंजेक्शन लगने हैं, और उसके बाद 4 दिन के लिए जो है ना एक डेली लगवाया करें आके आर्टीमेथन्स का इंजेक्शन, ठीक है जी। आगे टाइफाइड फीवर हमने पढ़ लिया, ये सारा कंप्लीट है। हाँ जी तो ये पता नहीं आप लोग के एलोस में हैं कि नहीं है, ठीक है जी। लाइट रिफ्लेक्स क्या होता है, डालते हैं आंखों के अंदर तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करता है। या अकोमोडेशन रिफ्लेक्स क्या होता है कि बिल्कुल जैसे ही कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीज़ होता है ना, उसको अकोमोडेशन रिफ्लेक्स करते हैं, कोई चीज़ लेके वैसे अकोमोडेट होता जाता है, ठीक है जी। सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते जाते हैं। कॉर्निया रिफ्लेक्स क्या होता है कि कॉटन से टच करो आइज़ के अंदर तो आइज़ ब्लिंक हो जाती है, ठीक है जी। सेंसरी बात में क्या होता है, सेम उसी तरह का ऑप्टिक नर्व होती है, वो ऑप्टिक क्याज्मा में जाती है, फिर वो अलग होकर ऑप्टिक ट्रैक बनाते हैं। ऑप्टिक ट्रैक लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाता है, वहाँ से ऑप्टिक रेडिएशंस निकलती हैं और वो सीधा प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में जाती है, ठीक है जी, ऑसिपिटल लोब के अंदर, ठीक है जी। मोटर के अंदर क्या है, पीछे से जो है ना क्या आएगी, ये ऑप्टिक नर्व आएगी, वो प्री टेक्टल न्यूक्लियस में जाएगी, वहाँ से वो जो एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस में जाएगी, ठीक है जी। बस ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक ने क्या करवानी है,
कंट्रैक्शन करवानी है, बस हो गया, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स करवाना है। ठीक है जी। हाँ ये देखें एसिटाइलकोलिन का क्या इफेक्ट है हमारे रैबिट आई, ये आपसे पूछेंगे भी और लिखवाएंगे। पाइलोकार्पिन सॉरी पैरासिम्पैथोमिमेटिक का क्या इफेक्ट है पाइलोकार्पिन का। तो देखेंगे सबसे पहले तो हमने रैबिट को लेना, उसकी आईलैशेस काट देनी है उसके सीजर वगैरह से, और देखना है कि जब हमने पाइलोकार्पिन डाला, देखें 2 ड्रॉप्स ऑफ 1%, हमने 2 ड्रॉप डाले पाइलोकार्पिन के राइट आई, जो लेफ्ट दूसरी आई थी उसको हमने कंट्रोल के देख लिया कि वहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, रिकॉर्ड कर लेनी है हमने रीडिंग को 5 मिनट के बाद ड्रॉप 2 ड्रॉप्स डालने के बाद। ठीक है जी। हमने देखा कि प्यूपिल जब हमने ये डाला है पाइलोकार्पिन तो ये कंट्रैक्ट हो गया, कंस्ट्रिक्टर क्या सर्कुलर मसल। ठीक है जी, कंट्रैक्शन होगी प्यूपिल की। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम इसमें पाइलोकार्पिन की जगह सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग डाल देते हैं, फिनाइलएफ्रिन वगैरह, तो इससे ऑपोजिट होगा, डायलेशन हो जाएगी प्यूपिल की। ठीक है जी। बाकी लाइट रिफ्लेक्स बिल्कुल पॉजिटिव है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी पॉजिटिव है, कलर ऑफ कंजक्टाइवा चेंज है, रेड से पिंक से रेड हो जाएगा। इसी तरह फिनाइलएफ्रिन भी सिम्पैथोमिमेटिक भी देंगे तब भी पिंक से रेड हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस ये है जो मैंने आपको बता दिया कि सर्कुलर मसल वहाँ डायलेट करती हैं, यहाँ पे जी कंस्ट्रिक्ट करते हैं। यहाँ पे देख लें आप लोग, सिम्पैथोमिमेटिक डालते हैं जब फिनाइलएफ्रिन, तो आपने वही उसके भी 2 ड्रॉप्स, ज़्यादा 1 लेना है, 100 जितनी भी कंसनट्रेशन होगी उसका 1 छोटा सा लेना है फिनाइलएफ्रिन। 5 मिनट बाद देखना रिलैक्सेशन होगी, देखिए सर्कुलर मसल्स की डायलेशन हो गया प्यूपिल का, लाइट रिफ्लेक्स भी है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी है, नॉर्मल है। ठीक है। और कंजक्टाइवा भी चेंज हो रहा है, बस डिफरेंस जो है ना वो प्यूपिल साइज़ के अंदर है। ठीक है जी। एक आपका हो गया। हाँ, अगर हम लोकल एनेस्थीसिया रैबिट की आई में डाल देते हैं, लाइक 2% ज़ाइलोकेन ड्रॉप्स डाल देते हैं, तो क्या होगा हम देखेंगे कि प्यूपिल साइज़ भी चेंज नहीं हो रहा, कलर ऑफ कंजक्टाइवा भी चेंज नहीं हो रहा। बस ये होता है कि यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है और साथ लेकिन कॉर्नियल रिफ्लेक्स नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है जी। कॉर्नियल लाइक को एनेस्थीसिया दे दिया तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स तो नहीं, लेकिन लाइट रिफ्लेक्स पॉजिटिव है। कैसे याद रखना है, लोकल एनेस्थीसिया एल से लोकल और एल से जो है ना लाइट रिफ्लेक्स पॉजिटिव। ठीक है जी। इसका ऑपोजिट अगर आप कर लें तो हम जब एंटी मस्करेनिक ड्रग देते हैं ना, एट्रोपिन वगैरह 1%, तब क्या होता है, तब भी सेम यही होता है, बस ये है कि वहाँ लाइट रिफ्लेक्स एल से लोकल और एल से लाइट रिफ्लेक्स पॉजिटिव। यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्स नहीं आता, उल्टा कॉर्नियल रिफ्लेक्स पॉजिटिव होता है, कलर भी चेंज नहीं होता, प्यूपिल का साइज़ भी चेंज नहीं होता। इन दोनों को ऐसे करें, लेकिन उन दोनों में जो था वो जब हमने यूज़ किया फिनाइलएफ्रिन या फिर पाइलोकार्पिन, उसमें प्यूपिल का साइज़ चेंज हो रहा था और कलर ऑफ कंजक्टाइवा भी चेंज हो रहा था, बाकी लाइट और कॉर्नियल रिफ्लेक्स पॉजिटिव